चैप्टर 15 15 लाला चैप्टर का लड्डू। जैसे ही आदित्य के सिर पर आयरन रॉड से वार हुआ वो जोर से चिल्लाया, आहसस। सभी ने पलट कर देखा तो वार करने वाला इलाके का खतरनाक गुंडा मुनाफ था। आंखों में गहरा काला सुरमा लगाए, चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान, काले पठानी सूट में, हाथ में आयरन रॉड पके। ये सब देखकर नारायण जोर से चिल्लाया, अबे ये क्या किया? इसे सिर्फ पीटना था, तूने तो इसे मार ही डाला। तभी पप्पू ने घबरा कर कहा, भाई इसे हॉस्पिटल तो लेकर जा नहीं सकते, सब फंसेंगे। तो ठीक है, एक बार और मार देता हूँ, फिर लाश को ठिकाने लगा देंगे। इतना कहकर मुनाफ ने अपनी आयरन रॉड को प्यार से देखा और जोर से कहा, चल बेटा पब्लिक डिमांड पर। वंस मोर। इतने में पीछे से एक आवाज आई, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है। ये सुनकर सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आदित्य उनके सामने खड़ा होता है, वो भी एकदम ठीक ठाक। उसे एक खरोंच भी नहीं आई होती है। आओ एक साथ बैठकर चाय पर चर्चा करते हैं और बाद में मिलकर दुकान को रिपेयर कर लेंगे, आदित्य ने बड़े ही प्यार से सबसे कहा। आदित्य को देखकर सबकी आंखों में एक ही सवाल था, आदित्य बच कैसे गया? तभी नारायण आदित्य को ठीक देखकर बोला, तू अभी भी जिंदा है। पास खड़ा मुनाफ भी अपना सिर खुजाने लगा, मेरा वार खाली कैसे जा सकता है? मुनाफ आदित्य के पास गया और उसके सिर को पीछे से छू कर देखा, उसे वहां खून की एक बूंद भी नहीं दिखी। मुनाफ की ये हालत देखकर उसके साथी हंसने लगे, क्या मुनाफ भाई, आपका तो पोपट हो गया। इस बात पर मुनाफ को गुस्सा आ गया और वो बोला, चुप करो सब, वरना मुझे तुम लोगों को चुप करना आता है। मुनाफ की बात सुनते ही सब चुप हो जाते हैं और मुनाफ आदित्य को चैलेंज करता है, दम है तो मुझसे दो दो हाथ करके दिखा। ये सुनकर आदित्य ने मन में सोचा, अरे बाप रे, इस डायनासोर का मुकाबला मैं कैसे करूं? आदित्य के ये सोचते ही उसके लॉकेट की चमक उसके पूरे शरीर में फैल जाती है और अचानक से आदित्य बोल पड़ता है, तो तैयार हो जाओ। इतना कहते ही आदित्य ने अपनी पोजीशन ले ली और बिना एक पल की देर किए उसने मुनाफ की छाती पर एक ऐसा पंचापटा मारा कि मुनाफ रिएक्ट ही नहीं कर पाया और हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। ये देखकर नारायण पांडे की सारी हवा निकल गई। वो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाया। मुनाफ को हवा में उड़ता देख उसके दो साथी मुनाफ को पकड़ने भागे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य का पंचापटा खाकर फर्श पर दर्शाए होने के बाद मुनाफ दर्द से करहाने लगा, मार डाला, मेरी हड्डी पसली एक हो गई। अब आदित्य का डर निकल चुका था और वो ताकत और हिम्मत दोनों से भर चुका था। मगर रमा देवी, जो अब तक बाहर खड़ी थी, ये सब देखकर वो दुकान के अंदर आ गई और रमा देवी ने आदित्य से कहा, बस करो, तुम्हें मैंने ये जगह ये सब करने के लिए रेंट पर नहीं दी थी। इस पर आदित्य ने जवाब दिया, आप जानती है शुरुआत किसने की थी और गलती किसकी है। बेहतर होगा आप अपने भाई से बात करें। इसी बीच मौका पाकर नारायण अपने साथियों के साथ दुकान के पिछले दरवाजे से भाग गया। रमा देवी ने गुस्से में कहा, मैं क्यों करूं अपने भाई से बात? दुकान तुमने रेंट पर ली है, तो यहाँ जो भी नुकसान होता है उसे तुम्हें ही भरना पड़ेगा। तो आदित्य ने जरा ऊंचे सुर में कहा, मैं क्यों भरूं? नुकसान तो मेरा हुआ है, मेरा सारा सामान आपके भाई और उसके साथियों ने तोड़ दिया, उससे मुझे क्या? और अगर फिर भी तुम्हें तकलीफ हो रही है तो दुकान खाली करो और गांव में जाकर खेती करो। रमा देवी आदित्य को खरी खोटी सुनाकर भगा देना चाहती थी, लेकिन आज आदित्य चुप नहीं बैठने वाला था। ये तो गलत है और गलत काम करने की वजह से आपके भाई की जॉब गई, तो आप भी अपना अंजाम सोच लीजिए। ये सुनकर रमा देवी सोच में पड़ गई, अब अगर मैंने आदित्य को परेशान किया तो वो मेयर नागेश से हमारी दोबारा शिकायत कर सकता है, इसलिए मुझे अपने प्लान बी के हिसाब से बात करनी होगी। ठीक है, पर अब तुम्हें डबल रेंट देना होगा, रमा देवी ने अपना नया फरमान सुनाया। आदित्य रमा देवी की बात को अपोज करते हुए बोला, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं रमा देवी। रमा देवी पर आदित्य की बात का कोई असर नहीं होता, अब तुम्हें ठीक करने का मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूं? पे करो या फिर अपना सामान पैक करो। अभी आदित्य और रमा देवी के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी वहां एक हैंडसम लड़का आता है। आदित्य उस आवाज की दिशा में पलटकर देखता है तो वो फौरन इस चेहरे को पहचान लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि कार्तिक था। कार्तिक सीधा आकर आदित्य से हाथ मिलाता है और कहता है, थैंक यू सो मच एक्टर, तुम नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कार्तिक, बस मुझे जो आता था मैंने कर दिया, आदित्य ने पोलाइटली कहा। तभी कार्तिक का ध्यान आदित्य की टूटी फूटी दुकान पर गया। क्या बात है आदित्य, क्या तुम अपनी दुकान रेनोवेट कर रहे हो? कार्तिक की बात सुनकर रमा देवी बीच में कूद पड़ी, अरे ये क्या रेनोवेट करेगा, ये मेरी दुकान है,
फिर रमा देवी आदित्य से पूछती है, वैसे ये कौन है? फिल्मों में स्ट्रगल करता है क्या? रमा देवी का सवाल सुनकर कार्तिक ने अपना चश्मा उतारा और जवाब दिया, जी मैं आदित्य का फ्रेंड हूँ, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो ये तुम्हारा फ्रेंड ही है। अगर तुम आदित्य के इतने अच्छे दोस्त हो तो अपनी फ्रेंडशिप का सबूत भी दे दो। इस तोड़ फोड़ के पैसे निकालो। रमा देवी को लगा धमकी भरे अंदाज में बोलने से कार्तिक डरकर वहां से चला जाएगा, लेकिन कार्तिक रमा देवी की बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आया। अब इसमें ना समझने वाली क्या बात है? किसी ने मेरी दुकान तोड़ फोड़ दी तो अब मैं डबल नुकसान थोड़ी ना भरूंगी। रमा देवी की बात सुनकर कार्तिक की आंखों में चमक आ गई। उसे रमा देवी का डबल गेम समझ आ चुका था। रमा देवी एक तरफ कार्तिक से पैसे निकलवाना चाहती थी और दूसरी तरफ वो आदित्य को यहाँ से निकालना भी चाहती थी। आदित्य भी रमा देवी का प्लान समझ चुका था। नहीं रमा देवी, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ जो भी चीजें टूटी है वो मेरी थी, इसलिए आप उसके नुकसान का क्लेम नहीं कर सकती। ये सुनकर रमा देवी ने कहा, हाँ पर जब मैंने तुम्हें ये दुकान रेंट पर दी थी तो उसकी ऐसी हालत तो नहीं थी ना, इसलिए दादागिरी करना बंद करो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। कार्तिक ने फौरन रमा देवी को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, प्लीज आप ये पुलिस को भूल जाइए और मुझे बताइए कितने पैसे देने हैं। लेकिन आदित्य ने कार्तिक को रोकते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो कार्तिक? तुम पैसे क्यों दोगे? अरे जब उसे पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो? रमा देवी अब कार्तिक के पक्ष में बोलने लगी। कार्तिक को भी यही चाहिए था। हाँ, आप अमाउंट बता दीजिए, मैं अपने लॉयर से बात कर लेता हूँ। इसमें लॉयर कहाँ से आ गया? रमा देवी के लिए अब कार्तिक का गेम समझना मुश्किल हो रहा था। तो कार्तिक ने रमा देवी को समझाते हुए कहा, अरे लॉयर के बिना आप आदित्य से पैसे कैसे निकलवाएगी? ये सुनकर रमा देवी को लगा कि इस सब से बात बहुत बढ़ जाएगी तो वो कहने लगी, नहीं नहीं जाने दो, मुझे नहीं चाहिए पैसे। इस पर कार्तिक कपूर ने कहा, ऐसे कैसे? पैसे तो आपको मैं दिलवा कर ही रहूंगा, हक है आपका। बताए, आपने अब तक इस जगह को बनाने के लिए, इसके रख रखाव के लिए कितने पैसे खर्च किए हैं? रमा देवी कार्तिक के ताने अच्छी तरह समझ रही थी, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कार्तिक ने आगे कहा, आपको अपने खर्चों की डिटेल देनी होगी। आई होप आपके पास ये सारी डिटेल्स होंगी। अगर नहीं है तो मैं उसमें भी आपकी मदद कर सकता हूँ। आप कहो तो मैं सर्वे करवा लूँ। कार्तिक अपने सवालों से रमा देवी को जानबूझकर कंफ्यूज कर रहा था। तो रमा देवी ने इरिटेट होकर कहा, हाँ हाँ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पहले मेरा रेंट चुकता करो। ये सुनकर कार्तिक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जैसा उसने सोचा था रमा देवी वैसा ही कर रही थी। कार्तिक ने बाहर खड़े अपने बॉडीगार्ड को इशारे से अंदर बुलाया और कहा, इन्हें इनका रेंट दिलवा दो। पर तभी आदित्य ने इस बात का विरोध करते हुए कहा, नहीं, तुम क्यों रेंट चुकाओगे? क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है और थैंक यू कहने का मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है। इतना कहकर कार्तिक वहां से चला जाता है। कार्तिक के जाते ही वहां एक सन्नाटा छा जाता है। रमा देवी अभी भी आदित्य को गुस्से से घूर रही थी। भगा दिया ना उसे भी। अब ये सारा कबाड़ समेटो ताकि मैं इसे किसी को बेच सकूं। रमा देवी की बात सुनकर आदित्य हैरान हो जाता है। एक्सक्यूज मी, ये सारा सामान मेरा है तो आप इसे कैसे बेच सकती हैं? हाँ तो अगर तुम रेंट नहीं दोगे तो मैं अपना रेंट वसूलने के लिए कुछ भी करूंगी ना, रमा देवी ने फौरन जवाब दिया। रेंट अभी तो चुकाया। कहाँ? मुझे तो नहीं मिला। 500 के नोट थे या 200 के या 2000 के गुलाबी वाले? बोलो, और तुम्हारे पास रेंट की रसीद तो होगी, रसीद ही दिखा दो। रमा देवी अब एकदम बेशर्मी पर उतर आई थी। रमा देवी की बात सुनकर आदित्य को भी बहुत गुस्सा आ गया। बस कीजिए, आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा, और तुमने जो मुनाफ को मारा है मुझे डराने के लिए ही ना? किसी गलतफहमी में मत रहना, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं कायदा कानून नहीं जानती? मैं भी लॉयर को बुला सकती हूँ। इतना कहकर रमा देवी किसी भुवन नाम के आदमी को कॉल करती है और उसे दुकान पर आने को कहती है। आदित्य को लगता है कि बात बहुत बिगड़ गई है तो वो शांति से रमा देवी को समझाते हुए कहता है, ठीक है, आप बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं सामान ले जाऊंगा। ठीक है, तो एक हाथ रेंट की रसीद दिखा जाना और दूसरे हाथ ये कबाड़ ले जाना। अभी रमा देवी और आदित्य के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी दुकान में गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहने एक दुबला पतला सा लड़का आया। उस लड़के को देखते ही रमा देवी बोली, अच्छा हुआ भुवन तुम आ गए, इस आदित्य को जरा यहाँ का कायदा कानून सिखाना। इस पर भुवन बोला, रमा देवी मुझे लगता है
आपको अपने किराएदार को थोड़ा समय दे देना चाहिए। तब तक हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। इतना कहकर भुवन ने कुछ कागज रमा देवी की तरफ बढ़ा दिए। रमा देवी भी बहस कर कर के पूरी तरह थक चुकी थी, तो उन्होंने बिना कागज पढ़े पूछा, बोलो कहाँ साइन करना है। भुवन ने रमा देवी को वार्न करते हुए कहा, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं रमा देवी, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसमें आप अपनी जुबान दे रही हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हाल में कैंसिल या मॉडिफाई नहीं होगा। हाँ भाई हाँ, मुझे बस पैसे दे दो, बात खत्म। और फिर रमा देवी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। बस भुवन का काम हो गया। तो उसने रमा देवी से कागज लेते हुए कहा, आपके साथ काम करना अच्छा रहा। बस एक प्रॉब्लम है, इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये जगह लीज पर है और आप उसको यूज करने का या उसे रेंट पर देने का हक नहीं रखती। ये सुनकर रमा देवी चौंक गई। हे, ये क्या बोल रहे हो तुम? ये जगह लीज पर कब दी? शांति रखिए रमा देवी, अभी मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं है। फिर भुवन ने आगे कहा, अभी अभी आपके बैंक अकाउंट में आदित्य ने रेंट ट्रांसफर किया है जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इलीगल है। इसका मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। ये सुनकर रमा देवी का सिर चकरा जाता है और वो अपना सिर पकड़ कर बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? फिर वो आदित्य और भुवन की तरफ देखकर कहती हैं, तुम सब मिले हुए हो। तुम सबने मुझे मिलकर बेवकूफ़ बनाया है। लालची कहीं के। एक पल में सारी बाजी पलटते देख आदित्य भी हैरान रह जाता है। लेकिन भुवन रमा देवी की हालत देखकर मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, अगर आप लालची नहीं होती तो ये सब होता ही नहीं। वैसे इन सब से बचने का आपके पास एक ऑप्शन है। क्या? रमा देवी ने फौरन पूछा, जैसे वो एक्सेप्ट कर चुकी हो कि उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। इस जगह को बेच दीजिए, वो भी आधी कीमत पर। तुम्हारा दिमाग खराब है। कभी नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? इस पर भुवन ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। यही आखिरी ऑप्शन है आपके पास। और अगर मैं ना कहूं तो? रमा देवी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। आपकी मर्जी, 5 मिनट है आपके पास। इसके बाद हम कोर्ट में मिलेंगे। मेरे पास आपका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी है और रेंट की बैंक अकाउंट में एंट्री भी। भुवन ने अपनी मास्टर चाल चल दी थी और अब रमा देवी के हाथ पांव फूल चुके थे। रमा देवी ने झट से आदित्य से रिक्वेस्ट की, मुझे माफ कर दो आदित्य, मेरी मदद करो, मुझे इस सब से बचा लो प्लीज। आदित्य को भी ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उसने रमा देवी का पक्ष लेते हुए भुवन से कहा, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? क्या आप पैसे थोड़े और बढ़ा नहीं सकते? जी नहीं, कार्तिक सर ने ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये जगह हाफ प्राइस में ही लेनी है। आदित्य ने रमा देवी की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये आपका और कपूर प्रॉपर्टीज के बीच का मामला है। तुम सब मिले हुए हो। बेवकूफ़ समझा है मुझे। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम जैसे पनौती को ये जगह देने से मेरा भी बैड लक शुरू हो जाएगा, तो मैं ये जगह तुम्हें रेंट पर देती ही नहीं। रमा देवी गुस्से से लाल हो चुकी थी। वहीं आदित्य को भी अब गिल्टी फील हो रहा था। वो रमा देवी को समझाने की कोशिश करने लगा कि तभी अचानक उसे एक कीड़े ने काट लिया और आदित्य को बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। तो क्या ये बस एक इत्तेफाक था, या फिर किसी ने आदित्य के खिलाफ कोई नई साजिश रची थी? अब आदित्य कौन सी नई मुसीबत में फंसने वाला है? क्या लॉकेट की दी हुई शक्ति से आदित्य को दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा मिल रहे हैं? चैप्टर 16 16 बहरूपिया। जैसे ही आदित्य को कीड़े ने काटा, उसे तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन फिर भी आदित्य ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रमा देवी को समझाने में लगा रहा। वही भुवन ने अपने बैग से पैसे निकाले और रमा देवी को देते हुए कहा, अगर आपका रोना धोना खत्म हो गया हो तो ये रहे आपके पैसे, पूरे 38 लाख। लेकिन रमा देवी ने गुस्से में कहा, मैं नहीं लूंगी। ठीक है, आपकी मर्जी। वैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपको पैसे मिल गए हैं और आपने साइन भी कर दिया है, तो सोच लीजिए पैसे चाहिए या नहीं। इससे पहले कि भुवन अपनी बात खत्म कर पाता, रमा देवी ने पैसे ले लिए और बोली, मैं तुझे देख लूंगी, टाई वाले गुंडे। और इतना कहकर रमा देवी वहां से निकल गई। भुवन हंसते हुए रमा देवी को वहां से जाते हुए देखने लगा। तभी अचानक आदित्य को एहसास हुआ कि शायद उसे किसी कीड़े ने काटा है। आदित्य को थोड़ा दर्द भी महसूस हुआ। ये देखकर भुवन ने उससे पूछा, आप ठीक हो ना? हाँ, लेकिन सच कहूं तो मुझे रमा देवी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आदित्य की बात सुनकर भुवन ने जवाब दिया, आप रमा देवी को भूल जाइए और ये पेपर्स संभाल कर रखिए, ये अब आपके हैं। आदित्य ने वो पेपर्स देखे और कहा, ये कार्तिक का प्लान था ना? भुवन ने हंसकर कहा, हाँ, बस यूँ समझिए ये कार्तिक सर का तरीका है थैंक यू कहने का।
लेकिन इस जगह की कीमत लगभग 70 लाख रुपए है और मैं इतना महंगा थैंक यू नहीं लेना चाहता। नहीं सर, इस समय इस जगह की कीमत पूरे 1 करोड़ 5 लाख रुपए है और आपको ये लेना ही होगा, आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भुवन ने हंसकर कहा, ये उतना भी महंगा नहीं है। कार्तिक सर का वार्डरोब इससे कहीं ज्यादा महंगा है। आदित्य भुवन की बात सुनकर हंस पड़ा और उसने बहस को आगे बढ़ाने के बजाय उन पेपर्स को ले लेना सही समझा। इसके बाद भुवन आदित्य से विदा लेकर वहां से चला गया और उसके जाने के बाद आदित्य अपनी दुकान का सामान समेटने लगा। दूसरी तरफ कार्तिक आदित्य की दुकान से थोड़ी दूरी पर अपनी कार में बैठा भुवन का ही इंतजार कर रहा था। जब भुवन ने आकर कार्तिक को सारी बात बताई तो कार्तिक का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया और वो बोला, क्या कहा? टाई वाला गुंडा, अच्छा नाम है। मैं ना अपने मोबाइल में तुम्हारा नाम ऐसे ही सेव कर लेता हूँ, टाई वाला गुंडा। फिर कार्तिक हंसते हंसते रुक गया और बोला, और जब तुमने आदित्य को वो पेपर्स दिए तो उसने क्या कहा? सर पहले तो उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन फिर मेरे समझाने पर वो कुछ नहीं बोले और पेपर्स रख लिए। फिर भुवन ने धीरे से कार्तिक से पूछा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आदित्य के दिल में पैसे का लालच आ गया है? ये सुनकर कार्तिक जोर जोर से हंसने लगता है और भुवन से कहता है, तुम्हें किसी ने टाई वाला गुंडा क्या कहा? तुम तो प्रोफेशनल गुंडे की तरह सोचने लगे। कार्तिक की बात सुनकर भुवन एम्बैरेस्ड फील करता है। फिर कार्तिक अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, आदित्य ना औरों से एकदम अलग है। कपूर प्रॉपर्टीज में पहले ही उसका 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आदित्य को ये बात याद ही नहीं है। भुवन ने जैसे ही ये बात कही तो कार्तिक ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, अब तुमने सही ट्रैक पकड़ा है। आदित्य ऐसा ही है। अपनी दुकान में आदित्य सब तरफ बिखरे सामान को देखकर हताश हो जाता है और खुद से कहता है, कुछ नहीं बचा। बदमाशों ने सब कुछ तोड़ डाला, आज तो ये सब ठीक करना पॉसिबल नहीं है। ये सोचकर आदित्य जैसे ही अपनी दुकान बंद करने जाता है, उसके कानों में आवाज आती है, भिक्षा देही, भिक्षा देही। आदित्य बाहर देखता है कि एक भिक्षुक हाथ में कटोरा लिए उसकी दुकान के दरवाजे पर खड़ा है। जब आदित्य की नज़र उस भिक्षुक से मिलती है तो वो फिर से बोलता है, भिक्षा देही। आदित्य विनम्रता से हाथ जोड़कर उस भिक्षुक से कहता है, बाबा मुझे माफ करो, मेरे पास आपको देने के लिए न तो पैसे हैं और ना ही खाना। ये सुनकर भिक्षुक आदित्य की सच्चाई से इम्प्रेस होकर कहता है, पैसे और खाना आज नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत जल्द आ जाएंगे। आदित्य फिर से भिक्षुक के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, मैं समझता हूँ कि आपको पैसे या खाना चाहिए, पर सच में मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। इस बात पर भिक्षुक अपने भिक्षा के कटोरे को अपने झोले में रख देता है और एक लॉकेट अपने झोले में से निकालता है। फिर वो आदित्य से कहता है, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी आंखों में दिखती है, इसलिए तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। और रही बात पैसे और खाने की, मैं अभी भी कहूंगा कि वो सब कुछ तुम्हारे पास होगा इस लॉकेट को पहनने से। आदित्य ने देखा कि भिक्षुक ने अपने हाथ में एक लॉकेट पकड़ा हुआ है जिसमें एक पेंडेंट लटका हुआ है। वो पेंडेंट आधा तितली और आधा कैटरपिलर के आकार का है। आदित्य ने उस लॉकेट को अपने हाथ में लिया और कहा, ये पेंडेंट तो बहुत सुंदर है, देखने से तो ये बहुत महंगा लग रहा है, मैं सच में ये नहीं लेना चाहता। कीमत देखोगे तो किस्मत कैसे बदलोगे, ज्यादा मत सोचो और इसे पहन लो। इतना कहकर भिक्षुक वहां से चला जाता है। जाते जाते वो भिक्षुक एक बार आदित्य को मुड़कर देखता है, मानो वो कंफर्म करना चाहता हो कि आदित्य ने वो लॉकेट पहना या नहीं। वहीं आदित्य उस लॉकेट को देखकर सोच में पड़ जाता है, क्या करूं, इसे पहनूं या नहीं। अपने गले में मैंने ऑलरेडी दादू वाला लॉकेट पहना हुआ है, दो लॉकेट कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे। ये सोचकर आदित्य भिक्षुक का दिया लॉकेट साइड में रख देता है और अपने काम में लग जाता है। वहीं वो भिक्षुक चलते चलते मेन रोड पर पहुंच जाता है और तभी अचानक से एक बड़ी सी गाड़ी आकर उसके पास रुकती है और देखते ही देखते उस गाड़ी में बैठा एक शख्स उस भिक्षुक को गाड़ी के अंदर खींच लेता है। भिक्षुक डर के मारे जोर से चिल्लाता है, अरे कौन हो तुम, बचाओ। तभी भिक्षुक की नज़र उसके सामने बैठे रुद्रांश देव पर जाती है, भाई आपने तो मुझे डरा ही दिया था। इतना कहकर वो भिक्षुक अपने असली रूप में आता है। उसका नाम रतन लाल था और वो रुद्रांश देव के प्लान के मुताबिक आदित्य के पास भिक्षुक बनकर गया था। वो सब छोड़ रतन, पहले ये बता, तूने वो लॉकेट आदित्य के हाथ में दिया या नहीं? रतनलाल ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, आदित्य बार बार बस यही बोल रहा था कि ये लॉकेट बहुत कीमती है, इसलिए वो इसे नहीं रख सकता। बात लॉकेट रखने की हुई भी नहीं थी रतन, बात लॉकेट को गले में पहनने की हुई थी, तभी तो आएगा असली मजा।
रुद्रांश की बात सुनकर रतनलाल के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। मुझे पता है, इसीलिए मैं उसे पैसे का लालच देकर आया हूँ। उसे पैसे का लालच देना बेकार है, बस उस रहस्यमयी लॉकेट की खूबसूरती आदित्य पर एक बार असर कर जाए तो बात बन जाएगी। रुद्रांश के दिमाग में कोई तो खिचड़ी पक रही थी। वही तो, वरना मेरे 5 लाख तो गए पानी में। सच कह रहा हूँ भाई, इस लॉकेट के लोग दीवाने हैं। 5 क्या, 15 की डिमांड रखूँ ना तो वो भी मिल जाएंगे। रतन की बात सुनकर रुद्रांश चिढ़कर बोलता है, इसका मतलब तुम अभी भी उस लॉकेट में अटके हुए हो। रतन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, थिंक बिग। चीते को फंसाने के लिए पिंजरे में बकरी रखनी पड़ती है, लेकिन 5 लाख की बकरी। रतन खुश नहीं था तो उसे मनाने के लिए रुद्रांश ने कहा, बस थोड़े दिनों की बात है, फिर कपूर प्रॉपर्टीज का नाम रुद्रांश देव प्रॉपर्टीज हो जाएगा, तब तुम्हें 5 लाख के बदले 5 करोड़ दे दूंगा। रुद्रांश की बात सुनकर रतन खुश हो गया। सच? प्रॉमिस तब करूंगा जब आदित्य उस लॉकेट को पहन लेगा, वरना हम दोनों को हाथ में कटोरा लेकर भिक्षादेही करना पड़ेगा, रुद्रांश ने चिंता जताते हुए कहा। उधर दुकान में थोड़ी देर काम करने के बाद आदित्य फिर से साइड में पड़े उस लॉकेट को अपने हाथ में उठा लेता है। पता नहीं क्यों, पर इस लॉकेट में कुछ तो है जो मुझे से कह रहा है, पहन लो मुझे। आदित्य लॉकेट को लेकर आईने के सामने जाता है और उसे गले में पहन लेता है। लॉकेट पहनते ही आदित्य को कुछ महसूस होता है, बिल्कुल ऐसा ही लॉकेट मैंने कहीं तो देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ। लॉकेट पहनने के बाद जब आदित्य अपने आप को आईने में देखता है तो उसे महसूस होता है, मेरा चेहरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा चेहरा बदल गया है। और तभी आदित्य का ध्यान अपने माथे के ठीक बीचों बीच जाता है, जहां उसे एक छोटा सा काला दाग दिखाई देता है। ये काला दाग, ऐसा ही दाग तो उस दिन मैंने रजत कपूर के माथे पर देखा था। इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, वो काला दाग गायब हो जाता है। ये सब देखकर आदित्य के होश उड़ जाते हैं। वहां गाड़ी में आराम से बैठे रुद्रांश ने रतन को आखिरी वार्निंग देते हुए कहा, अब अगर तुमने पैसों की बात की तो मैं चलती कार से तुम्हें धक्का दे दूंगा। रुद्रांश की धमकी सुनकर रतन चुप हो जाता है और फिर हिम्मत करके दोबारा उससे कहता है, नहीं करूंगा भाई, पर मुझे एक बात बताए, आपने इससे पहले आदित्य पर रक्तग्रास क्रिया का इस्तेमाल करते हुए उस पर अपना कीड़ा छोड़ा था ना। इस पर रुद्रांश गुस्से में कहता है, हाँ, पर पता नहीं वो कीड़ा वापस आ गया और अब वो अधमरा सा पड़ा है। इसलिए तो आज मैंने तुम्हें आदित्य के पास भेजा था, उससे भी ज्यादा खतरनाक कीड़े के साथ। अगर मेरा ये दांव चल गया तो वो कीड़ा आदित्य के शरीर का सारा खून चूस लेगा और आदित्य की आत्मा के साथ साथ वो उसकी सारी विद्या भी मेरे लिए ले आएगा, समझे। इतना कहकर रुद्रांश जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर रतन चापलूसी भरे अंदाज में रुद्रांश से कहता है, आप तो बड़े खतरनाक हो भाई, पता है मैं अपनी जिंदगी में आज पहली बार आपको रक्तग्रास क्रिया करते हुए अपनी आंखों से देख रहा हूँ। लेकिन तुम कोई गड़बड़ मत करना, रुद्रांश ने रतन को दोबारा वार्न करते हुए कहा। आप बेफिक्र रहिए, लेकिन भाई आपने अपनी सेफ्टी की पूरी तैयारी कर ली है ना, रतन ने चिंता जताते हुए पूछा। मुझे पता है मुझे क्या करना है, इतना कहकर रुद्रांश देव ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वो एक मंत्र पढ़ने लगा। उधर आदित्य आईने में लॉकेट को ध्यान से देखता है और अचानक उसका किसी चीज पर ध्यान जाता है। अरे ये लॉकेट पर क्या चिपका हुआ है। इतना कहकर आदित्य लॉकेट को नजदीक से देखता है, ये तो कोई कीड़ा लगता है। आदित्य उस कीड़े को अपने हाथ में लेता है और कहता है, तुम ककून में रहकर बटरफ्लाई बन सकते हो, लॉकेट में रहकर नहीं। तभी वो कीड़ा आदित्य को काट लेता है और आदित्य एकदम से कीड़े को जमीन पर फेंककर कुचल देता है। लेकिन ठीक उसी समय दूर गाड़ी में बैठे रुद्रांश देव के मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर रतन डर जाता है, ये आपको क्या हो रहा है, आपके मुंह से खून क्यों निकल रहा है। रुद्रांश ने फौरन अपने मुंह पर हाथ रखकर देखा और अपने हाथ पर खून लगा देखकर वो परेशान हो गया, ये कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने ये रक्तग्रास क्रिया तो कितनी बार की है, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये बोलते बोलते रुद्रांश के मुंह से अचानक एक खून का फव्वारा छूटता है और डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देने लगता है। तभी रतन अपना शक जाहिर करते हुए कहता है, भाई कहीं आपका पैंतरा उल्टा तो नहीं पड़ गया। ये सुनते ही रुद्रांश का चेहरा सफेद पड़ जाता है। रतन की बात ने रुद्रांश को सोच में डाल दिया। ऐसा तो सिर्फ एक ही हालत में हो सकता है, अगर रक्तग्रास क्रिया का टारगेट खुद ही क्रिया करना जानता हो तो। फिर वो रतन से कहता है, तुम्हारी बात तो सही है रतन, पर आदित्य के केस में ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या बात हो सकती है, रतन ने पूछा। रक्तग्रास क्रिया तभी उल्टी पड़ती है जब कीड़े ने दगा दे दी हो।
रुद्रांश की बात सुनकर रतनलाल चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? रतन की बात पर रुद्रांश ने अपने मुंह से खून साफ करते हुए कहा, तुम शायद भूल रहे हो रतन। हर कीड़ा एक आत्मा है। अगर कोई इंसान उस आत्मा को अपने वश में कर ले या फिर वो आत्मा टारगेट को पहचान ले तो वो अपना टारगेट बदल सकता है। रुद्रांश की बात सुनकर रतन का दिमाग तो पूरी तरह चकरा गया। फिर रुद्रांश आगे बोला, इसके अलावा तो बस एक ही वजह हो सकती है। आदित्य बहुत ही लकी है। उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि उसके सामने मेरी रक्तग्रास क्रिया निष्क्रिय हो गई। इतना कहते ही रुद्रांश ने फिर से खून की उल्टी कर दी। तो अब क्या? अगर आप ऐसे ही खून की उल्टियां करते रहेंगे तो आपका बच पाना नामुमकिन हो जाएगा, रतन ने चिंता जताते हुए कहा। इतनी जल्दी मैं ऊपर नहीं जाने वाला। मैंने पहले ही इस सिचुएशन से निपटने की तैयारी कर रखी थी। ये सुनकर रतन की जान में जान आई। मुझे पता था भाई, आपको हराना इतना आसान नहीं। आप मुझे बताइए क्या करना है। मैं देखता हूँ कि ये आदित्य आपको कैसे नुकसान पहुँचाता है। मुझे यक्ष को वश में करके किसी भी इंसान के दिमाग को वश में करना आता है। मैं रूप बदल सकता हूँ। मैं किसी भी इंसान का गुड लक बैड लक में बदल सकता हूँ। बस आप मुझे आदेश दें। रतन जोश में बहुत कुछ बोल गया और रुद्रांश सब कुछ शांति से सुनता रहा और फिर बोला, तुम्हें सच में ये सब आता है? ये सुनते ही रतन चुप हो जाता है तो रुद्रांश कहता है, आदित्य की ताकत है उसकी अच्छी किस्मत। तो हमें ये ढूंढना होगा कि उसके लक के पीछे कौन सी ताकत है। रुद्रांश की बात सुनकर रतन मन ही मन फैसला करता है, मैं उस आदित्य के लक को चुराकर ही रहूंगा। पर क्या सच में वो ऐसा कर पाएगा? क्या रतनलाल की नज़रों से आदित्य अपने दादू के लॉकेट को बचा पाएगा? और अगर कहानी में कभी रतनलाल के हाथ आदित्य का लॉकेट लग गया तो क्या उसे लॉकेट में छिपे पुष्पदंत के रहस्य के बारे में पता चलेगा? इस कहानी में ऐसे कई सवाल हैं और जवाब है सिर्फ एक।